नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी को, क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, 8वां अध्याय है, लास्ट अध्याय है। भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव के बारे में है। बहुत छोटा चैप्टर है, 20-1 मिनट में इसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे क्या हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो पहला वर्ड यहाँ पे है मौसम, दूसरा यहाँ पे वर्ड है जलवायु। इसका मतलब बताओ, एक बार लिखो मौसम, मतलब बताओ वेदर। आपने ये मौसम शब्द है वो कब सुना है? आप है ना, जब आपके आसपास में बैठे होंगे, जब लोग होंगे, वो बार बार कहते होंगे कि भाई आज का है ना मौसम बहुत खराब है, आज मौसम बदलने वाला है। यानी कि ये जो शब्द है ना, ये डेली की घटनाओं के लिए हो रहा है। हम बार बार बोलते रहते हैं मौसम खराब है, आज मौसम की स्थिति सही नहीं है, आज का मौसम क्या है, तुम्हारे वहाँ पे मौसम कैसा है। हम यही तो कहते हैं। हमें ये कहते हुए थोड़ा सुना जाता है कि जलवायु कैसा है। आपने ये नहीं सुना होगा कि जलवायु बदलने वाली है। जलवायु बदलने वाली ये कहाँ सुना होगा? ये हम सुनते हैं न्यूज़पेपर में। जलवायु वर्ड जो हम सुनते हैं वो कहाँ सुनते हैं? न्यूज़पेपर में, जो कि हमें लॉन्ग टर्म में सुनाई देता है। तो अभी मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है? जब हम मौसम के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? मौसम के बारे में, यानी कि वेदर के बारे में। तो हम किसके बारे में बात करते हैं? हम डेली की घटना के बारे में बात करते हैं। मौसम जो शब्द है वो कहाँ से निकला है? मौसम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मौसम शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा का एक शब्द था मौसमी, उससे उत्पत्ति हुई है किसकी? मौसम की। अब मौसम जब हम डेली के लिए बोल रहे हैं तो मौसम ऐसी घटना होती है जो दैनिक गतिविधि को बताती है। यानी कि वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन आज की क्या घटना है, आज मौसम कैसा है, कल मौसम कैसा होगा, आज हवा कितनी है, आज गर्मी कितनी है, आज बारिश के क्या चांस है, ये आज की है, कल कुछ और स्थिति होगी। तो ये जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे मौसम कहा जाता है। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन क्या होता है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन में होने वाले परिवर्तनों को, वायुमंडल का मतलब आप समझते ही होंगे, पूरे हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना हुआ है जिसमें अलग अलग गैसेस हैं। ये बात आपको पता होगी कि पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना हुआ है जिसमें अलग अलग गैसें हैं, जिसमें बादल भी आ जाते हैं, कण वगैरह सारे आ जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती है, जो दिन प्रतिदिन वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। तो जब भी आप कभी मौसम शब्द के बारे में सुनते हो, इसका मतलब है हम दैनिक गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं। मौसम शब्द कहाँ से लिया गया है? अरबी भाषा का एक शब्द है। शब्द का नाम क्या है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका नाम है मौसमी। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से उत्पत्ति हुई है मौसम की, और ये है वो दैनिक गतिविधियों के बारे में बताता है। किसके बारे में? दैनिक गतिविधियों के बारे में बताता है। यानी कि मौसम है वो दैनिक गतिविधियों के बारे में बता रहा है। मौसम अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसमी शब्द से हुई है। ये दैनिक गतिविधियों के बारे में बताता है। वेदर के बारे में बात कर रहे हैं हम, मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, और मौसम है वो दैनिक गतिविधि के बारे में बता रहा है। परिभाषा क्या होगी? वायुमंडल में दैनिक होने वाले परिवर्तन, डेली जो परिवर्तन होते हैं उसे मौसम कहा जाता है। याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मौसम दैनिक परिवर्तन, मौसम दैनिक परिवर्तन। आप अपने आसपास में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते होंगे, लोग भी आपको बोलते होंगे कि भाई आज का जो मौसम है वो खराब है, आज मौसम है वो बदलने वाला है। तो ये मौसम शब्द हो गया, इसे वेदर भी कहा जाता है अंग्रेजी में। दूसरा शब्द है जलवायु। दूसरा शब्द क्या था? जलवायु। जलवायु जिसे क्लाइमेट कहा जाता है। अब ये शब्द आप कहाँ सुनते होंगे? ये आमजन है ना, इस शब्द का प्रयोग नहीं करता है। क्लाइमेट शब्द कहाँ आता होगा? न्यूज़पेपर में आता होगा, ठीक है। अब मैगजीन पढ़ते होंगे ना, वहाँ पर ये वर्ड का यूज होता होगा। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात की जा रही है, एक लंबे समय अंतराल के बारे में बात की जा रही है।
तो किसी स्थान, फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत है, भारत में लंबे समय के लिए, लंबे समय में जब मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम क्या होता है, जो दैनिक परिवर्तन होता है, मौसम दैनिक परिवर्तन, और इस मौसम में जब लंबे समय तक परिवर्तन होता है, इस मौसम में जब लंबे समय तक, इस मौसम में जब लंबे समय अंतराल के लिए परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु किसे कहा जाता है, जब मौसम में लंबे समय तक कोई परिवर्तन होता रहे, ठीक है, जो मौसम की दशा है वो लंबे समय तक परिवर्तित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज बात करते हैं, मैं बैठा हूँ राजस्थान में, राजस्थान का आज का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री सेल्सियस है, बारिश की यहाँ पे संभावना नहीं है, बारिश कम हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। अब ये क्या है, ये राजस्थान का आज का मौसम है, आज की वेदर कंडीशन है, जो हम मोबाइल में देखते हैं ना, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ठीक है, तो वो हमें क्या दिखाता है, वो वेदर कंडीशन दिखाता है। यही ऐसा लिखा जाए, राजस्थान में 27 डिग्री 27 डिग्री बारिश होती है, केवल 27 डिग्री बारिश होती है, राजस्थान का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है, एक औसत निकाल लिया है। राजस्थान में ह्यूमिडिटी भी रहती है। अब ये जो औसत निकला है लंबे समय तक, अब ये औसत क्या कहला जाएगा, राजस्थान की जलवायु कही जाएगी। कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, कि राजस्थान में टेम्परेचर तापमान इतना रहता है, राजस्थान में जलवायु वो परिवर्तित हो गई है क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये लंबे समय तक के लिए, ये लंबे समय का एवरेज है, ठीक है, और ये क्या है, ये शॉर्ट टाइम के लिए। जो हमने बात की थी वो डेली की बात थी, दैनिक गतिविधि के बारे में थी, और ये था ये लंबे समय अंतराल के बारे में था। तो दोनों में अंतर क्या था कि जो मौसम है वो दैनिक के बारे में है और जलवायु है वो लंबे समय अंतराल के बारे में बात कर रहा है। यहां तक बातें क्लियर हो गई आपकी कि मौसम, दूसरा था जलवायु। मौसम क्या था, दैनिक परिवर्तन, जो डेली परिवर्तित होता है, हर दिन चेंज होना, हर दिन जो व्यक्ति चेंज हो रहा है, यार तू तो मौसम की तरह बदल रहा है, यार तू तो मौसम की तरह बदल रहा है क्योंकि तू तो डेली चेंज हो रहा है। और जलवायु जो लंबे समय अंतराल तक, लंबे समय में कोई परिवर्तन होता है या लंबे समय तक उसकी किसी की स्थिति बतानी है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे मौसम कहा जाएगा। समझ में आ गया, उसे मौसम कहा जाएगा, उसे जलवायु कहा जाएगा। तो जलवायु और मौसम में परिवर्तित क्या है, मौसम जो डेली परिवर्तित होता है, जलवायु जो लंबे समय तक बात करते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है, राजस्थान की जलवायु कैसी है, ये बात की जाती है जब लंबे समय के बारे में बात करनी हो। कोई आपको उस समय ये नहीं कहता कि राजस्थान का मौसम कैसा है, राजस्थान का आज का मौसम कैसा है, ये कहा जाएगा कि राजस्थान का आज का मौसम कैसा है। ऐसे कोई ही नहीं कहेगा कि राजस्थान की आज की जलवायु कैसी है। सुने होंगे ना, भारत की आज की जलवायु कैसी है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। भारत का जलवायु कैसा है और भारत की आज का मौसम कैसा है, ये बातें कही जाती है। तो ये दोनों में अंतर है। तो मौसम शब्द क्लियर हो गया और जलवायु शब्द क्लियर हो गया होगा। अब जो भारत की जलवायु है ना, इसे मानसूनी जलवायु कहा जाती है। भारत की जलवायु को कौन सी जलवायु कहा जाता है, भारत का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसूनी क्लाइमेट कहा जाता है। मानसूनी, मानसूनी मतलब जो हमारे मानसून में बारिश आती है ना, तो इसी वजह से इसे मानसूनी क्लाइमेट भी कहा जाता है। एक शब्द है, याद रखना, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इतना सिंपल सा जो शब्द है इसके बारे में आप याद रखना। अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख कौन कौन से जो मेजर सीजन है, सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में प्रमुख कौन कौन से सीजन है। अगर हम सीजन के बारे में बात करें, प्रमुख मौसम या सीजन कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत की। तो भारत में कौन कौन सी ऋतु आती है, ऋतुएं बोल दो इसको, ठीक है, इसे ऋतुओं भी बोल सकते हो। तो बात करें ऋतुओं की, तो भारत में एक आती है शीत ऋतु, हम खुद देखते हैं अभी जस्ट गई है शीत ऋतु। फिर एक आती है ग्रीष्म ऋतु, हम खुद देखते हैं जो अभी चल रही है। फिर एक आती है वर्षा ऋतु जो आने वाली है अभी, ठीक है, और उसके बाद में आती है शरद ऋतु। शरद कौन सी, जो वसंत वाली है ना, तो वो शरद ऋतु है। तो भारत में कौन कौन सी ऋतु है, भारत में शीत ऋतु है, भारत में ग्रीष्म ऋतु है, भारत में वर्षा ऋतु है और भारत में शरद ऋतु है। तो भारत में कितनी ऋतु है, भारत में 4 ऋतु है। अगर शरद को हटा भी दे तो शरद और ये वसंत ये अलग होगी, तो अभी 3 है, मेजर 3 ऋतु है, बट शरद भी इंक्लूड की जाती है क्योंकि
कुछ चेंजेस है वो इस दौरान भी देखने को मिलते हैं। शरद ऋतु के दौरान भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे 4 ऋतु कंसिडर किया जाता है। मुख्य रूप से 3 ऋतु है। कौन कौन सी? शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। मुख्य रूप से 3 ऋतु है, बट यहाँ पे भी कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए ये 4 ऋतुएं मानी जाती है। शरद ऋतु को ऑटोमन भी कहा जाता है। ठीक है जी, इतनी चीज आपकी क्लियर होगी। भारत में कौन कौन सी ऋतु है ये तो बेसिक है, हर किसी को इसके बारे में आइडिया होता है। अब देखो हमारे यहाँ पे 2-3 वर्ड भी एनसीईआरटी में यूज हुए हैं कि अभी जलवायु है, इसके बारे में बात कर ली। ये शरद ऋतु है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद ऋतु, तीनों के बारे में बात कर ली। चारों जो ऋतु है उसके बारे में बात कर ली है। अब यहाँ पे है ना कि जो जलवायु होती है, हमने बात की थी, एक होता है मौसम, एक होती है जलवायु। अब मौसम है जो तो डेली परिवर्तन होते हैं, तो इससे ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है वो 1 घंटे में चेंज हो जाएगा। अब ये मौसम यहाँ पे देखिए गर्मी है, थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो इसका जो परिवर्तन है वो देखना, मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अलग फैक्टर है। हम बात करें जलवायु, किसी देश, किसी राज्य या किसी स्थान, वहां की जो जलवायु है वो किससे प्रभावित होती है। मौसम तो देखो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि आपको जो गुस्सा आता है, अब वो तुरंत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आ गया। अब ये क्या है? तुरंत रिएक्शन है आपका, आपको किसी ने बोला और इंस्टेंट आपको गुस्सा आ गया। अब इसके लिए तो कारण क्या हो सकता है? उस टाइम जो भी कारण घटित हो रहे होंगे, आपको किसी ने चांटा मारा तो गुस्सा आ गया, आपको किसी ने गलत बोला तो गुस्सा आ गया, आपसे PYQ सॉल्व नहीं हो रहे तो गुस्सा आ गया, आपको पढ़ा नहीं जा रहा है तो गुस्सा आया। अब ये वहां के जो तुरंत कारण रहे होंगे वही है। अब एक लंबे समय तक आपके साथ में ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? लंबे समय तक आपका मन नहीं लग रहा है, लंबे समय तक आपके साथ में ऐसे इंसिडेंट होते हो रहे। एक तो तुरंत आ रहा है, उसके लिए तो तुरंत कारण रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कभी कभार कुछ इंसानों में ये भी घटना आप देखते होंगे कि वो लंबे समय तक चिड़चिड़ा रह रहा है, उसका सेम रिएक्शन ही ऐसा हो रहा है लंबे समय तक लिए, हमेशा वो चिड़चिड़ा हुआ है। लोग कहते हैं ना, ये तो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, ये हमेशा टेंशन में ही रहता है, ये हमेशा हंसता हुआ ही रहता है, ये हमेशा रोता हुआ रहता है। अब उसके लिए क्या कारण है? उसके लिए तो कुछ कारण रहे होंगे। इंस्टेंट रिएक्शन के लिए तो वो तुरंत प्रभाव दिखाएगा, लेकिन वो सेम ही उसका प्रकृति, उसका नेचर ही ऐसा बन जाए तो वो क्या है कि उसकी जलवायु ही ऐसी है। तुरंत है मतलब मौसम ऐसा है, लंबे समय के लिए है मतलब जलवायु ऐसी है। तो लंबे समय तक अगर व्यक्ति कोई ऐसा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई दिक्कत है, उसके साथ में कुछ ऐसी कारण हो रहे हैं, इसकी वजह से वो लंबे समय तक चिड़चिड़ा रह रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? वो अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो इंसान पे डिपेंड करते हैं। हो सकता है उसके साथ में कोई गलत इंसिडेंट हुआ हो सकता है वो इनसिक्योर हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ हो सकता है उसको किसी कोई परेशान कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो अकेला फील कर रहा हो, तो वो अलग अलग हो जाता है। वो ह्यूमन का नेचर होता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से परेशान है, ठीक है, तो वो उसकी घटना हो जाती है। तो सेम जब हम बात करते हैं इस इंसान को, जो हम बात करें थे, तुरंत गुस्सा आता है, ठीक है, तो तुरंत गुस्से को क्या बोला हमने? मौसम की तरह गुस्सा है, तुरंत एकदम इंस्टेंट आ गया, तो वो सब मौसम है। तो इसके लिए क्या थे? अलग अलग कारण थे कि वहां पे तुरंत क्या कारण घटित हो रहे हैं। जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे धूप है, थोड़ी देर हुआ कि बारिश आना स्टार्ट हो जाए, तो तुरंत यहाँ पे बादल बने और बारिश होना स्टार्ट हो गई, तो वो तुरंत के कारण है। लेकिन लंबे समय तक देखा कि यहाँ पे बारिश आ रही है, यहाँ पे धूप पड़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो मेन जो हम बात कर रहे थे कि जलवायु, जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, उसे कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के पीछे फैक्टर क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट है वो चेंज होता है, कौन कौन से कारक मतलब होता कारण, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से जलवायु है वो परिवर्तित होती है। तो हम कारणों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारण है। तो अगर बात करें कारणों की, तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के पीछे जो अलग अलग कारण है। इसमें क्या हो सकता है? ऊंचाई, जो प्रदेश है, कोई भी प्रदेश मान लो, ये पहाड़ी प्रदेशों में, जैसे कि हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये हाइट पर है, ठीक है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये ऊंचाई पर है, तो ये भी एक कारण हो गया कि वहाँ की जलवायु अलग होगी। फिर बात करते हैं कोई नीचा प्रदेश है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, जैसे कि हमारा मैदानी भाग है, यूपी बिहार, ये मैदानी भागों में आ जाता है, तो यहाँ की जलवायु कंडीशन अलग होगी। यहाँ पे रेतीले टीले है, राजस्थान में रेतीले टीले देखने को मिल जाते हैं, बाड़मेर जैसलमेर वगैरह में, तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। फिर क्या करते हैं, ये वनस्पतियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा कहीं भी देखने को मिलती है,
तो वहाँ की जलवायु अलग होगी। ठीक है, समुद्र से दूरी कितनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, ये अपना कर्नाटक है, ठीक है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये क्या है, ये समुद्र से लगी हुई इनकी इनकी जो सीमा है समुद्र से लगी हुई है, यानी कि तटीय राज्य माने जाते हैं। तो अब तो समुद्र के पास है तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, या ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड होगी। आपने देखा होगा कि मुंबई में ना तो गर्मी पड़ती है ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत ज़्यादा बनी रहती है। इसलिए आप है ना पहली बार अगर मुंबई में जाओगे तो आप क्या चीज़ें देखोगे कि आपका मतलब शरीर है ना वो चिपचिपा सा रह रहा है, मतलब पसीना पसीना रह रहा है, हाथ पैर आपस में चिपचिपते। अगर आप पहले कभी नहीं गए हो मुंबई में कभी, और आपका जो शरीर है, आपकी जो स्किन है वो ऑयली है, कई व्यक्तियों की ऑयली स्किन होती है, और वो पहली बार अगर मुंबई में जा रहा है तो वहाँ पे वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि उसका शरीर है आपस में चिपक रहा है, पूरे दिन ऐसे चिपचिपा सा फील हो रहा है। चिपचिपा इन द सेंस आपका शरीर ऐसे अजीब सा फील कर रहा है, आपको मन करेगा यार नहाने जाऊँ, ये बहुत अजीब फील हो रहा है। तो अगर किसी का शरीर इस प्रकार का है, उसकी स्किन इस प्रकार की है, तो वो मुंबई में रह ही नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्टर हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। समुद्र से दूरी है वो प्रभावित करते हैं कि जो समुद्र के पास वाले रीजन है वहाँ पे ना तो ज़्यादा बारिश है ना गर्मी है, और वहाँ पे क्या होता है ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। आर्द्रता मतलब क्या होती है, वातावरण में ना पानी की बूंदें एनी टाइम बनी रहती है। इस पानी की बूंदों के कारण ना तो वहाँ पे गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी। सर्दियों में भी वो लोग पंखा चला के सोते हैं, गर्मियों में भी वो लोग पंखा चला के सोते हैं, तो वो एकदम न्यूट्रल रहता है, ना तो वहाँ उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बिल्कुल मीडियम बना रहता है। तो सेम ये इन सारे राज्यों में होता है, जो जो समुद्र के पास में है ना वहाँ सब जगह ये चीज़ें देखने को मिलती है। वैसे ही हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान है, सूर्य की किरणें बहुत टकराती है तो गर्मी रहती है। हिमाचल प्रदेश वगैरह हाइट पर है, एक तो अक्षांश पे दूरी भी है और हाइट पर भी है, तो वहाँ पे ठंड बनी रहती है। तो मेन बात कर रहे थे हम फैक्टर कौन कौन से कारण हैं। तो कारण में पहले ऊंचाई, मतलब कौन से हाइट पर है, फिर समुद्र से दूरी है, समुद्र से दूरी, फिर हम बात कर रहे थे मैदान है कि नहीं है, फिर हम बात कर रहे थे वनस्पतियाँ भी भूमिका निभाती है। जहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि अक्षांश, कौन से अक्षांशों पर है। अगर ये भूमध्य रेखा है, इसके पास वाला जो कर्क रेखा इसके आसपास कहीं है तो गर्मी ज़्यादा होगी, और ऊपर 60 डिग्री ऊपर चले जाएंगे 90 डिग्री में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे गर्मी नहीं होगी। जैसे हमारा नीचे वाला भारत है वो यहाँ पे कर्क रेखा के पास आ जाता है तो वहाँ पे गर्मी रहती है, ऊपर वाला ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे गर्मी नहीं रहती। कश्मीर है, अपना उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे गर्मी कम रहती है। तो ये अक्षांश है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि जलवायु को कौन कौन से कारक है वो प्रभावित करते हैं, क्लाइमेट किससे प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर है वो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, तो आप क्या कहोगे, ऊंचाई प्रभावित करते हैं, समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, मैदान है, वनस्पतियां है, अक्षांश है। अक्षांश मतलब ये जो लेटीट्यूड रेखा होती है ना, ये रेखा प्रभावित करती है। तो इस सब के कारण जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है। ये चीज़ें याद रहेगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम है ना कुछ भारत के अलग अलग प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की एक बार जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जनरली बात करेंगे, आप ऐसे मत बोलना कि नहीं राजस्थान में तो कहाँ गर्मी भी ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी साल गर्मी नहीं रहती है। जैसे कि अपन बात करेंगे माउंट आबू की, ठीक है, सिरोही में जो माउंट आबू है वहाँ पे गर्मी नहीं रहती है। उदयपुर वाला जो एरिया है वहाँ पे थोड़ी कम गर्मी रहती है। फिर बाड़मेर जैसलमेर वाला है तो वहाँ थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, बट मैं क्या एक रीजन के भारत को देख के बात कर रहा हूँ। जब हम राजस्थान की अगर क्लाइमेट पढ़े तो वहाँ अलग चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड की बात करेंगे तो भारत जब पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को पढ़ रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फिर अब ऐसे बोलेंगे नहीं भारत का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो हम बात कर लें, जब पूरे एक बात करो, आपके है ना स्कूल में कितने लड़के बैठे हैं, 1000 लड़के बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। प्रत्येक लड़के के बारे में थोड़ा ही बोलेंगे भाई इस स्कूल की स्थिति कैसी है, कि ठीक है यार स्थिति के 50% रहते हैं। मतलब कुछ लड़के हैं वो 50% ऊपर बनाते हैं, कुछ 50 से नीचे बनाते हैं, यानी कि इनका रिजल्ट है वो 50% रहता है। यही तो बात करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे इसका क्या 90% रहता है, जबकि 2 ही लोगों के 90% बने हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो जब हम बड़े स्तर पे बात करते हैं तो उसकी जो एरिया की जो स्पेसिफिक क्लाइमेट होती है उसके बारे में बात की जाती है। ये बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? जब हम किसी पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे तब हम भारत के क्लाइमेट को क्या कहते हैं, मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं,
मानसूनी जलवायु। जब हम पूरे विश्व की जलवायु के बारे में बात करेंगे तब हम भारत की जलवायु को क्या कहेंगे, मानसूनी जलवायु कहेंगे। और वो यूरोप की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ी रहती है। बट जब हम अंदर घुसेंगे तो वहां पे भी कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। भारत में भी कहीं पे क्लाइमेट जलवायु होगी, कहीं पे शीतोष्ण होगी, ये चीजें होगी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता देते, एक मैप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है मेरा मैप, ठीक है। ये भारत का मैप आप समझ लेना, थोड़ा यहाँ पे सही नहीं बनेगा। ये भारत का मैप है। अब ये राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे क्या होती है, गर्मी पड़ती है, तो इसे गर्म प्रदेश कहा जाता है। फिर ये जम्मू कश्मीर वाला ये प्रदेश है, ये ठंडा प्रदेश है। यहाँ तक ये वाला भाग है ना, ये ठंडे में आ जाता है। फिर ये मध्य प्रदेश वाला ये भाग जो आता है ना, मध्य प्रदेश है, थोड़ा गुजरात का भाग है, थोड़ा इधर वाला राजस्थान का भाग है, यूपी वही ये वाला यूपी का भाग है। तो ये जो है ना, ये किस में आता है, यहाँ पे सम जलवायु होती है, मतलब आर्द्र टाइप की रहती है, पूरी आर्द्र भी नहीं जैसे मुंबई वगैरह वो वाले नहीं, ये सम जलवायु रहती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला की, ये वाला भाग है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा मानसरोवर मेघालय है, तो ये जो जगह है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पर्वत भी है, यहाँ पे वनस्पति भी अच्छी खासी है, इसकी वजह से वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं। फिर ये जो तटीय जो राज्य है ना, ये तट पे जो है वहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ पे नमी युक्त जलवायु होगी, आर्द्र जलवायु होगी। वहाँ पे बीच वाला जो था वहाँ पे सम आर्द्र है, मतलब बीच वाली मॉडरेट है, और यहाँ पे कैसी नमी युक्त जलवायु है। ये जो ये वाला है ना, तो हम ये भारत की जलवायु है, ये भारत है वो अलग अलग जलवायु है। आप अलग अलग स्थानों पे जाओगे, अलग अलग राज्यों में जाओगे, तब अब आपको अलग अलग जलवायु देखने को मिलेगी। कहीं राजस्थान में जाओगे तो गर्म देखने को मिलेगी, और राजस्थान के पड़ोस में मध्य प्रदेश में आ जाओगे वहाँ पे जलवायु चेंज हो जाएगी। वहीं ऊपर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको ठंडी जलवायु देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमें जलवायु देखने को मिलती है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। अब प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति का अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर आप जाते होंगे, कई बार है ना ऐसे पेड़ पौधे होते हैं वो किसी ने नहीं उगाए हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं ना तो वहाँ पे आप कभी गए हो, ना आपको उसके बारे में कुछ पता है, फिर भी वो अपने आप ही उग जाते हैं। उसको उगाने के लिए हम मेहनत, जैसे हम है ना फसल उगाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, बीज उगाते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, सिंचाई करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, उसमें पानी देते हैं, सारे फकड़े करने पड़ते हैं, सारे नाटक करने पड़ते हैं। बट हमारे घर के आगे एक बबूल का पेड़ होता है, ये बबूल में राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये बबूल का पेड़ है ना, ये कहीं भी उग जाता है, चाहे आप पानी डाल लो मत डालो, कहीं पे भी ये देखने को मिल जाएगा। नीम का पेड़ होता है, कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। आक का पेड़ होता है, कहीं पे भी देखने को मिल जाता है। तो क्या इसके लिए कोई मेहनत कर रहा है, क्या इसके लिए कोई पानी डाल रहा है, नहीं डाल रहा ना। तो ये कैसे होते हैं, सांगवान के पेड़ वगैरह होते हैं, बरगद के पेड़ वगैरह होते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं करे, ऑटोमेटिक ये उग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेड़ है जहाँ कोई इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, खुद ही खुद अपने आप ही बड़े हो रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति मतलब अपनी मर्जी से उग रही है, उसके लिए इंसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो घास, झाड़ियां और पेड़ बिना मानव की सहायता से उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति। जो घास है, जो झाड़ियां है, जो पेड़ है, बिना मानव की सहायता से 90% जो घास, पेड़, जो झाड़ियां है ना, 90% वो बिना मानव की सहायता से उगती है। हम फसल को साइड कर लेते हैं ना, तो मानव किसी के लिए मेहनत करता ही नहीं है। मानव लालची है, कंजूस है, वो किसके लिए मेहनत करता है, वो ओनली अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो वो मेहनत कहाँ करता है, वो ओनली अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करता है और वो फसल में फोकस करता है। बाकी जो झाड़ है, जो भी है ना, पेड़ वगैरह खुद ही उगते हैं। हालांकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कोई मेहनत करता ही नहीं, कुछ लोग तो करते भी हैं, बट वो नहीं करते। वो सारे क्या है, प्राकृतिक वनस्पति होती है। अब ये जो प्राकृतिक वनस्पति होती है ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होती है। राजस्थान में आओगे वहां पर आपको अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। आप एक बस में बैठो और घूमना स्टार्ट करो। आप कहाँ गए, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, हरे भरे जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, पेड़ों की हाइट इतनी ऊंची है कि सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ रही है, क्योंकि देखो वहां पे पेड़ बहुत ज्यादा है, तो सूर्य की किरणें मिलेगी तभी तो वो अपना खाना बना पाएंगे।
तो वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं मिलती, तो वो पेड़ों की हाइट बढ़ती जाती। तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है वहाँ पे, बहुत घना जंगल है, उसमें से जा रहे हो वहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है, पेड़ पक्षियाँ देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए अपन कहाँ आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। जंगल तो यहाँ पे भी बहुत है, बिहार, झारखंड, ठीक है, जंगल तो यहाँ पे भी बहुत है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय के बारे में, तो वहाँ कैसी स्थिति थी, वहाँ पेड़ पौधे यूँ थे। एक ये देखो, अभी मैं ये बना रहा हूँ, आप बताना कि ज़्यादा पेड़ कहाँ है। ये पेड़ है यहाँ पे, ये पूरे पेड़ है। आपको देखोगे कि ये वाइट वाइट दिखना ही बंद हो गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बीच वाले भारत पे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश वगैरह में, तो वहाँ कैसी स्थिति, पेड़ तो है लेकिन वो कैसे है, ये इस प्रकार से है, मतलब थोड़े थोड़े दूर दूर है, ऐसे घना जंगल नहीं है, ठीक है, घना जंगल नहीं कहा जा सकता, ऐसे थोड़े थोड़े दूर दूर है। अब ये कहाँ की स्थिति है, ये अपने हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार, यूपी, यहाँ की स्थिति है। यहाँ से फिर थोड़ा हम आगे आए, कहाँ पे आ गए हम राजस्थान में आ गए। एक ये स्थिति है राजस्थान की, ये स्थिति है। ऊपर हम चले गए जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे पेड़ है, वो ठंडा प्रदेश है, बारिश कम होती है, तो वहाँ पे भी पेड़ कम है। तो जैसे जैसे हम है ना भारत में अलग अलग राज्यों में जाएंगे, तो हमें है पेड़ भी अलग अलग दिखाई देंगे, वनस्पतियाँ भी अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी। और वो किस पे डिपेंड करता है, उस रीजन जहाँ की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे बारिश कितनी होती है, और पेड़ पौधों के लिए बारिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ का तापमान कितना है, ये भी जरूरी। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी पेड़ नहीं हो पाएंगे, और कम गर्मी पड़ेगी, जैसे सर्दी भी जैसा मौसम रहता है, तो वहाँ पे भी पेड़ नहीं होंगे। इसका मतलब है कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एक इक्वल टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि 20 से 25 डिग्री के बीच का ऐसा तापमान चाहिए, ठीक है। तो वो स्थिति है, बारिश पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है, वहाँ की मौसम पे डिपेंड करता है, वहाँ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। वहाँ की भूमि कैसी है, लैंड कैसी, उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप बात करोगे लद्दाख में, वहाँ पर पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि पथरीली ज़मीन है, नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है। तो ये सारी जो कंडीशन है वो वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। और वनस्पतियों को जो प्रभावित किया जाता है, तो वनस्पति अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग होगी। तो हम बात करेंगे भारत में वनस्पतियों के प्रकार के बारे में। भारत में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो भारत में वनस्पतियों के टाइप्स की है, टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। भारत में कौन कौन से टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक मैप उठाते हैं और मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कोई मैप दिया हुआ नहीं है, मैं बना ही लेता हूँ मैप, ठीक है। और हम मैप की सहायता समझेंगे भारत में कौन कौन से प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। ये हमारा है प्यारा भारत, ये समझ लेना आप, प्यारा भारत है हमारा। सही नहीं बना यार, ये प्यारा है हमारा, सही तो अभी भी नहीं बना यार, नहीं बनेगा सही, आप देख लो ऐसे ही, ये तो बिल्कुल गलत बन गया। ये क्या हुआ भाई, ठीक है चलो, ये भारत का मैप है। अब यहाँ पे अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। कौन कौन से राज्यों में किस किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है, इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले वनस्पतियों के मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। प्रकार पता रहेगा तो हम जो लोकेशन के बारे में बात करते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। पहले आपको पता तो होना चाहिए कि वनस्पति होती किस किस टाइप की होती है। तो एक वनस्पति होती है उष्णकटिबंधीय। अब ये क्या होती है वो बाद में बात करेंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहा जाता है। दूसरी कौन सी है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय, ये आगे हम मतलब समझने वाले, 2 मिनट रुक जाओ। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पतझड़ वन यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हो गया। तीसरा कौन जाएगा, कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ। अब कंटीली झाड़ियाँ कौन सी होती है, जिसे थ्रोनी फॉरेस्ट कहा जाता है। थ्रोनी मतलब झाड़ियाँ, कांटे हैं। चौथी कौन सा टाइप हो गया, चौथी हो जाती है अपनी पर्वतीय वन, पर्वतीय वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट,
माउंटेन फॉरेस्ट, ये पांचवी कौन सी होगी? मैंग्रोव। पांचवी कौन सी? मैंग्रोव होगी। तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां होती है। आगे वाली क्लास में और भी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, थोड़ी और डिटेल में देखने को मिलेगी, बट अभी समझ के चलो कि भारत में 5 प्रकार की वनस्पति है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी थी? बताओ जी। सबसे पहले कौन सी थी? उष्णकटिबंधीय। सबसे पहले कौन सी थी? उष्णकटिबंधीय। दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? पतझड़ वन। कौन सी थी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है या पतझड़ वन कहा जाएगा। तीसरी कौन सी थी? कंटीली झाड़ियां। कंटीली झाड़ियां। चौथी कौन सी है? चौथी कौन सी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, ऐसे नहीं होता है। पर्वतीय वन। चौथी कौन सी है? पर्वतीय वन। पांचवी मैंग्रोव। भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां हैं। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय, ये क्या वन होते हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इसे क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सदाबहार वन भी कह रहे हैं। सदाबहार आपने कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा, ये तो सदाबहार गाने हैं, ये तो एवरग्रीन म्यूजिक है। आप कोई पुराना गाना सुनते होंगे बॉलीवुड का, ठीक है, जो सलमान खान वगैरह 90s के एरा का गाना सुनते होंगे या उससे पहले का कोई गाना सुनते होंगे, तो आप क्या कहते हो? ओल्ड इज गोल्ड। ये जो सदाबहार गाने होते हैं, ये जो एवरग्रीन गाने होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब क्या कह रहे हो आप, है ना, बहुत लंबे समय तक चलने वाले गानों के बारे में बात कर रहे हो। आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा है, 50 साल तक चलता है, तो उसे क्या कह रहे हैं? इसे एवरग्रीन कहा जा रहा है, इसे सदाबहार कहा जा रहा है कि वो इंसान तो सदाबहार है, हमेशा ऐसा ही सा रहता है, सदाबहार है। तो ऐसी वनस्पतियां जो हमेशा जिस पे पत्तियां रहती है, इस प्रकार के पेड़ पौधे। एक कोई एरिया ले लो, ये एरिया है, इसमें 100 पेड़ है, इसमें से 50 पेड़ पे हमेशा पत्तियां रहेगी। 50 की गिर जाएगी, लेकिन 50 पे तो हमेशा पत्तियां बने। अगर देखो इस बार क्या हुआ, 50 इसकी पत्तियां गिरी तो इस पे बनी रही, फिर अगली बार इसकी गिरी तो इस पे बनी रही। तो ऐसा स्थान जहां पर जो पेड़ पौधे हैं, जो भी वहां पे वनस्पतियां हैं, वो हमेशा पेड़ पौधे वहां पे वो हमेशा हरी भरी रहती है, ठीक है, वहां पर हमेशा पत्तियां बनी रहती है, वो हरी भरी रहती है। तो ऐसों को क्या कहा जाता है? ऐसी वनस्पति को सदाबहार या एवरग्रीन वनस्पति कहा जाता है। हमने बात की थी, ये पूरा विश्व है, बीच में ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक है, और ये है कर्क रेखा है, ठीक है, अकर्क रेखा है। तो इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को हमने ट्रॉपिकल कहा था। क्या था? हमने ट्रॉपिकल कहा था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा था। तो अब हमने बात की सदाबहार का मतलब तो आप समझ गए, जो हमेशा जिस पे पत्तियां बनी रही। अब हमेशा पत्तियां कब बनी रहेगी? जब वहां पे हमेशा बारिश होती रहेगी। कोई भी पेड़ पौधा है वो हमेशा खिला हुआ क्यों रहेगा? वहां पे हमेशा वो हरा भरा है, वहां पे हमेशा खिला हुआ क्यों रहेगा? जब वहां पे हमेशा बारिश होगी, उसकी पानी की जो जरूरत है वो हमेशा वो पूरी होती रहेगी, तभी तो वो खिला हुआ रहेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? कोई पेड़ पौधा है वो हरा भरा क्यों रहेगा? जब वहां पे हमेशा बारिश हो रही है, तभी तो वो हरा भरा रहेगा, तभी तो वो खिला हुआ रहेगा। तो बात कर रहे हैं किसकी? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। तो ट्रॉपिकल सदाबहार का मतलब समझ रहे हो कि वो कहाँ है? हरा भरा हुआ है। अब वो कहां पर है? हमने आगे इसका वर्ड आगे यूज किया था, ट्रॉपिकल। एक वनस्पति पहला टाइप बोला था सदाबहार, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति। हमने 5 प्रकार की वनस्पति बात की थी। सबसे पहली वनस्पति का टाइप कौन सा था? पहला टाइप था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहले हमने किसके बारे में बात की थी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसे हमने क्या कहा था? ट्रॉपिकल, इसे इंग्लिश में कहा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये बात समझ ली। तो हमने सदाबहार का मतलब समझ लिया। किसका मतलब समझ लिया? सदाबहार, यानी कि उस पर हमेशा पत्तियां बनी रहेगी। सदाबहार को इंग्लिश में कहते हैं एवरग्रीन, वो हमेशा ग्रीन रहेगा। एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब हरा भरा रहेगा। सदाबहार मतलब हमेशा हरा भरा रहेगा। एवरग्रीन और सदाबहार का मतलब समझ लिया। अब हमें मतलब समझना किसका? उष्णकटिबंधीय का। ट्रॉपिकल का मतलब समझा। जब हमने अक्षांशों के बारे में बात की थी, तब हमने बात की थी ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। ये मकर है, ये कौन सी? ये कर्क रेखा है। इन दोनों के बीच का जो एरिया, इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रॉपिकल प्रदेश कहा जाता है, इसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जा रहा है। तो ऐसी वनस्पति, एक तो वो सदाबहार है, एक इस प्रदेशों के बीच में है। एक तो वो सदाबहार है, वो एक वो इस प्रदेश के आसपास में है, यानी कि 23 डिग्री कर्क वाली और नीचे मकर वाली, इसके बीच में है। तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रॉपिकल सदाबहार।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल क्योंकि इसके बीच में है। अगर कोई वनस्पति यहाँ पे है तो उसे ट्रॉपिकल नहीं कहा जाएगा। अगर कोई वनस्पति ध्रुवों पर बनी है तो उसे ट्रॉपिकल नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे टेम्परेट कहा जाएगा, क्योंकि वो शीतोष्ण क्षेत्रों में है, वहां पे सर्दी पड़ रही है। वनस्पति है अगर वो कहां पर, यूरोप में है, यूरोप में कोई जंगल है, वो भी हरे भरे रह रहे हैं, तो क्या उसे सदाबहार कह सकते हैं, क्या उसे एवरग्रीन कह सकते हैं? हाँ, उसे एवरग्रीन तो कह सकते हैं, बट उसके आगे ट्रॉपिकल नहीं लगेगा। जब किसी वनस्पति के आगे ट्रॉपिकल लग रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रॉपिकल प्रदेशों में है। ये 23 डिग्री उत्तर में करक, 23 डिग्री दक्षिणी में मकर के बीच में। जब वो करक और मकर के बीच में है, इसका मतलब है वो ट्रॉपिकल वनस्पति है। तो हमने पहला पॉइंट किया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब वो इस प्रदेशों में पाया जाता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। तो पहला हमारा पॉइंट समझ में आ गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? ऐसे वन होते हैं जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इन प्रदेशों में बारिश बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, नीचे समंदर है, समंदर है वो गर्मी के कारण क्या होता है, वाष्पीकृतों के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे बारिश होगी। तो जब आप भूमध्य रेखा के आसपास जाते हो, आपको वहां पे डेली बारिश होती हुई दिखाई देगी, हमेशा बारिश हो रही है, हमेशा डेली बारिश हो रही है। कहां पर हो रही है? भूमध्य रेखा के आसपास में। तो आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो वनस्पतियां होगी उसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाएगा, सदाबहार वनस्पति कहा जाएगी, और जो कि इस प्रदेश में है, 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच में है, इसलिए इसे ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय वर्षा भी वन कहा जाएगा। इसे ट्रॉपिकल वर्षा वन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है। इसे ट्रॉपिकल सदाबहार वन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। सबका मतलब एक ही है। किस किस नाम से जाना जा सकता है? इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जा सकता है। इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ठीक है, इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। रेन मतलब वर्षा। ये सारे नाम इसके जाने जा सकते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे वन होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं। ये जो बात करी थी, यहाँ पे वन होते हैं बहुत ज्यादा घने होते हैं। घने मतलब इतने घने हैं कि नीचे छाया तक नहीं आती, सूर्य की किरणें तक नीचे नहीं आती, इतने घने होते हैं एकदम। आप इमेजिन करो कि आप जंगलों में खड़े, अफ्रीका का जंगल है, अमेजन का जंगल है, वो आसपास में ही तो है भूमध्य रेखा के। कितना घना जंगल है, मतलब नीचे छाया तक नहीं आ रही, इतने भयंकर घने घने जंगल होते हैं। बड़े बड़े वहाँ पे सांप रहते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, इतने घने जंगल होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, वो सदाबहार वन है। इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे वगैरह होते हैं? पेड़ पौधों की बात करें तो इसमें महोगनी होती है, इसमें रोजवुड होता है, इसमें स्टोनी होती है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पेड़ पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। भारत में ये एरिया कौन कौन सा है? भारत में अंडमान निकोबार में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इस प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाते हैं। ओडिशा के कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे इस प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में हमें इस प्रकार के वन है वो देखने को मिल जाते हैं। लाइक हमें नागालैंड की बात करते हैं, त्रिपुरा की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा पहला कौन सा था? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो ये भारत का मैप है ना, ये भारत का मैप मान लो, ये भारत का मैप मान लो। वहाँ पे ये इन रीजन में, ये यहाँ पे थोड़े थोड़े देखने को मिल जाते हैं, इन राज्यों में देखने को मिल जाते हैं, और अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय जो वन है यहाँ यहाँ देखने को मिलते हैं। इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिल जाते हैं। दूसरा कौन सा हो गया? ये दूसरा है पतझड़, जो पत्ते झड़ जाते हैं। कौन सा है? डेसीडियस। अब यहाँ पे भी इसके आगे भी ट्रॉपिकल लिखा है, इसके आगे भी उष्णकटिबंधीय लिखा है। तो दूसरी जो हमारी वनस्पति का प्रकार था वो था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 23 डिग्री करक और मकर के बीच में आ रहा है। उष्णकटिबंधीय जब करक और मकर के बीच में होगा तभी उष्णकटिबंधीय कहा जाएगा। तो किसी भी वन के आगे अगर उष्णकटिबंधीय लिखा है, इसका मतलब है वो करक और मकर के बीच का वन है। ठीक है, अब इसे पतझड़ वन क्यों कहा जाता है? पतझड़ को इंग्लिश में कहा जाता है डेसीडियस। डेसीडियस, पतझड़ मतलब पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, पतझड़ मतलब पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। तो अगर किसी वन के पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? पतझड़ वन कहा जाएगा। पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं तो वो मतलब पतझड़ वन कहा जाएगा। तो पतझड़ वन है वो भारत में पहले तो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं?
तो इसी उष्णकटिबंधीय कहा जा रहा है वो कर्क रेखा की यहाँ आसपास में देखने को मिलेगी। तो आप बात कर सकते हो भारत का ये जो मैप है ना, कर्क रेखा कहाँ पर है, ये गुजरात आसपास में, तो यहाँ यहाँ ये वन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ यहाँ देखने को मिलते हैं। अब पत्ते झड़ जाते हैं तो ये कैसी वन होते हैं, एवरग्रीन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सदा तो ग्रीन नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे पतझड़ कहा जाता है। भारत में जो सर्वाधिक वन देखने को मिलते हैं ना, तो ये पतझड़ी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हर जगह देखने को मिलते हैं। ऐसे है ना, राजस्थान में भी इसका अंश देखने को मिल जाता है, ऊपर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। तो भारत में अगर सर्वाधिक कोई वन का अगर देखने को मिलता है तो वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो भारत में सर्वाधिक देखने को मिलता है। हर जगह ये देखने को, हर राज्य में इस प्रकार का वन आपको देखने को मिल जाता है। आपको सदाबहार वन कम देखने को मिलेगा हर राज्य में, बट ये जो पतझड़ वन है आपको हर राज्य में देखने को मिल जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में कौन सा वन है, तो वो कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ है, एमपी है, यूपी है, यहाँ पे एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान का कुछ भाग आ गया, गुजरात का कुछ भाग आ गया, महाराष्ट्र का आ गया, उड़ीसा आ गया, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, इसमें साल होता है, सांगोन होता है, या आपके यहाँ पे होता है, आपको पता होगा, साल है, सांगोन है, शीशम है, ठीक है, पीपल है, आम है, ये सारे वन हैं, इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पतझड़ में कौन कौन से, साल है, सांगोन है, शीशम है, पीपल है, और कौन सा है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा कंटीली झाड़ियाँ। कौन सा हमारा, कंटीली झाड़ियाँ।